हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उपवाक्य, पदबंध तथा विराम चिन्ह। देखिए हमारी हिंदी की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर भी लिए हैं। जो पिछली वीडियोस हुई हैं उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक एक चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और मात्र एक एक वीडियो में एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 20 या 25 मिनट में हमने एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट कर ही लिया है। और दोस्तों जो वीडियो आप जो है बार बार देख करके कोई पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब बहुत सारी वीडियो देख करके आप जो है एक जो चैप्टर है कंप्लीट करते होगे, वो मात्र आप एक एक वीडियो देखकर ही कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो जो है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा और जाकर के देख सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है उपवाक्य, पदबंध तथा विराम चिन्ह। इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, मात्र जो है 30 मिनट ही लगेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, तो एक एक चीज को मेरी ध्यान से सुनते रहना और एक एक जो है चीज को नोट करते रहना। और अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उपवाक्य देखिए दोस्तों क्या होता है। उपवाक्य, पदबंध तथा विराम चिन्ह हम पढ़ रहे हैं, तो उपवाक्य समझिएगा। उपवाक्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लाउज। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी एक वाक्य में, वाक्य समझते ही आप वाक्य क्या होता है, तो वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका क्रिया मतलब समाप्ति वाली जो क्रियाएं होती है, वह वाक्य उपवाक्यों में बढ़ जाता है। आप देखिए जैसे, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। अब इन उपवाक्य में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और शेष को हम जो है आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अभी आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए आश्रित जो उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा ना, आश्रित उपवाक्य कहते हैं जो उसे जो मुख्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं। किसे? इन उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और जो शेष होता है उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आश्रित जो उपवाक्य होता है वो उसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। समझिएगा कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, इसको समझिएगा आप। संज्ञा उपवाक्य होता है और एक होता है विशेषण उपवाक्य और एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अभी हम संज्ञा उपवाक्य को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 3 प्रकार। संज्ञा उपवाक्य में लिख देता हूँ, संज्ञा उपवाक्य। ओके, संज्ञा उपवाक्य नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है हमारा विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और नंबर 3 हो गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। देखिए मैं लिखा हुआ इसलिए लाता हूँ ताकि जो है जल्दी जो है कंप्लीट हमारा चैप्टर कवर हो जाए। फिर ऐसा अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा तो आपको जो है फिर बहुत देर में चैप्टर होगा। संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। तो देखिए संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य, आश्रित कौन है? यही तो है। मैं सिर्फ इतना बोल दूं मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं पूरा बन रहा है, मतलब मैं जानता हूं कुछ ना कुछ जानता होगा, तो ये जो ये आश्रित है, ये इस पर जो है आश्रित है, इस वाले उपवाक्य पर। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम? आश्रित उपवाक्य। कि वह बहुत ईमानदार है, यहाँ से जो है ना कि वह बहुत ईमानदार है, तो ये जो है आश्रित उपवाक्य है। और ये जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। ठीक है ना, कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। कर्ता, कर्ता मतलब मैं, इसको कर्ता समझ लीजिए, और के रूप में प्रयुक्त हो तो वो क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। तो देखने से ही पता चल रहा है। ओके, ऐसी रश्मि ने कहा, रश्मि क्या है? कर्ता है ना, तो ये कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। कर्ता रश्मि, रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना में गया है, तो ये क्या हो गया? तो ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो रश्मि क्या है? संज्ञा है ना, रश्मि भी, रश्मि किसी का नाम है, तो ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये क्या है? तो जो जो ये देखिए समझिए इसको, प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो। ओके, तो क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उसको क्या बोलते हैं? हम संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। तो इसको समझ गए आप। रश्मि ने कहा कि, रश्मि ने कहा, रश्मि एक संज्ञा है और ये संज्ञा कर्ता, कर्म के अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हो रही है। तो उसका भाई पटना गया है, तो इसको समझ जाओगे आप। ओके, ये संज्ञा उपवाक्य होता है। इसी तरीके के और भी एग्जांपल आप अपनी बुक से देख सकते हैं, कोई भी बुक हो अगर आपके पास।
देखिए पहचान क्या है इसकी समझ लीजिए। अगर संज्ञा उपवाक्य की अगर हमें पहचान करनी है सिंपल, ये आपको बोरिंग लगेगा थोड़ा चैप्टर मुझे पता है, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा जो है आप कोशिश करना, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे विराम चिन्ह से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो विराम चिन्ह है हमारे, विराम चिन्ह हमें इसी चैप्टर में करेंगे। तो पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो उपवाक्य है, पदबंध है, थोड़ी सी बात है, आप इसको समझ जाओगे तो उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन इससे ज्यादातर नहीं आते हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पहचान क्या है, देखिए संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। इसका प्रारंभ क्या होता है, इसकी पहचान यह है कि की से प्रारंभ होगा। देखिए यहाँ पर मैं जानता हूँ कि, यहाँ से की आया ना, तो यहाँ क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया, तो की यहाँ पर आया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है, पहचान इसकी सीधी सीधी है, जो संज्ञा उपवाक्य होगा उसका प्रारंभ की से होता है। ओके, तो ये यहाँ से इसका प्रारंभ काय से हो रहा, की से, तो यही क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। यही क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। समझ गए आप। अब विशेषण उपवाक्य को देखिए क्या है। तो विशेषण उपवाक्य जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। अब ये संज्ञा पद की विशेषता बताएगा तो विशेषण उपवाक्य। विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द होता है ना विशेषण। तो वही आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य होगा, जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताएगा, वही क्या है, हमारा विशेषण उपवाक्य है। समझिए इसको। जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, आप व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। कौन सा व्यक्ति देखा, जो बहुत मोटा था। क्या था, जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। तो यहाँ पर जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, यहाँ पर संज्ञा मतलब एक व्यक्ति है, उसको व्यक्ति को देखा, जो उसकी विशेषता बताया, तो व्यक्ति कैसा था, मोटा था, तो वो बहुत मोटा था, तो विशेषण उपवाक्य हो गया ये। ओके, वे सब्जियां कहाँ है, वे सब्जियां कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। अभी सब्जियों की विशेषता बता रहे हैं कि वो कहाँ है जो आप लाए थे, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य हो गया। अब जो है इसको हम पहचान, अगर सिंपल इसकी पहचान रखें तो पहचान इसकी ये होगी कि जो विशेषण उपवाक्य होगा उसका प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप, जिसे या जिसको या जिसने, इससे होगा। अब जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, जो आया यहाँ पर, तो इसकी पहचान सीधी सीधी यही हो गई कि जो विशेषण उपवाक्य होगा उसकी जो प्रारंभ होगा वो जो या फिर इसके किसी भी रूप, जैसे जो के रूप ही तो है ये, जिसे, जिसको, जिसने, इससे होगा, तो हमारा क्या होगा, वो विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे जिनको, वे सब्जियां कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, तो जिनको आ गया यहाँ पर। जिसको बोल रहा हूँ मैं, जिसे, जिसका, जिसने, जिसको, तो ये जो का ही तो पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको आप जो है समझ जाइएगा इसको। तो वे सब्जियां कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, जिनको आप लाए थे, तो ये क्या हो गया, विशेषण उपवाक्य। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये है विशेषण उपवाक्य, ठीक है। और यहीं पे हमने संज्ञा उपवाक्य में जिसको हाईलाइट किया है कि वह बहुत ईमानदार है, तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। आप समझते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य को। देखिएगा दोस्तों, तीसरा पार्ट हमारा ये है इसका, उपवाक्य का ही तीसरा जो भेद है हमारा, 3 प्रकार के हैं ना। हाँ, तो वही क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं। ये अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण होते हैं ना। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ना क्रिया है, और तेज दौड़ता मतलब तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। वही चीज जो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया थी, सब चीज जो विशेषण, क्रिया विशेषण सब कुछ कंप्लीट किया था ना अव्यय वाले चैप्टर में। तो आप जो है उसको वीडियो को जरूर देख लेना, जो पिछली वीडियो हुई है सारी की सारी। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं, ये प्रायः क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्यों से जुड़े रहते हैं। अब देखिएगा, मैं उससे नहीं बोलता, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। अब मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, तो ये क्या है, ये प्रायः क्रिया के काल, रीति, परिमाण और कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान उपवाक्यों में जुड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वर्षा हो रही थी, जब वर्षा हो रही थी तब वह कमरे में था। अब वह कमरे में था, और फिर क्रिया के विशेषण क्या है, जब वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ, वे गए और उनका स्वागत हुआ, तो ये क्रिया की जो है विशेषता हो। जहां जहां वे गए, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये क्या हो गया, जो हाईलाइट शब्द है हमारा, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसको समझिए, पहचान अगर क्रिया विशेषण की सीधी सीधी की जाए तो क्या होगी। क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है इनका प्रारंभ होगा क्योंकि, जितना, जैसा या जब, जहां, जिधर, अगर या यदि, यद्यपि, इस तरीके से जहां पर भी जो है इसका प्रारंभ होगा, तो ये जो हमारा जो होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। देखिए क्योंकि से प्रारंभ हो रहा है, जब वर्षा हो रही थी जब से हो रहा है, जहां जहां यद्यपि से हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो उपवाक्य समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, उपवाक्य और पदबंध हमारा अब आया है। पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
उपवाक्य और पदबंध को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। अब उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। अब जैसे कि मेरा भाई मोहन बीमार है, ये क्या है? पूरा उपवाक्य है। मेरा भाई मोहन बीमार है, इतना कहा मैंने, तो ये क्या है? उपवाक्य है। और इनमें अगर मैं कहूँ मेरा भाई मोहन, ये क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। मेरा भाई मोहन, इतना बोला, मेरा भाई मोहन, यानी मोहन एक क्या संज्ञा है ना, तो संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसको समझ जाइए बस, पदबंध। अभी हम पदबंध को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है। पदबंध में जो होगा वो अधूरा भाव प्रकट होगा। जैसे कि मैंने बोला मेरा भाई मोहन, अब मैंने इतना बोला, अधूरा भाव प्रकट हो रहा है ना, मेरा भाई मोहन, भाई आगे को तो कुछ बोला नहीं मैंने, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध है। तो पदबंध में कहने का मतलब यह है, उपवाक्य और पदबंध में अंतर यही है, जो पदबंध होता है उसमें अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में जो होता है वो पूरा भाव प्रकट होता है। इसको समझ जाइए। जैसे कि उपवाक्य हमारा मेरा भाई मोहन बीमार है, इसमें पूरा भाव प्रकट हो गया नहीं, पूरा पूरा वाक्य बन गया, उपवाक्य है ना ये पूरा पूरा। तो मेरा भाई मोहन बीमार है, कंप्लीट हो गई बात। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मेरा भाई मोहन, अब यहाँ पर क्या बस इतना बोल दिया, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया हमारा। यानी कहने का मतलब सीधा यह है कि पदबंध में जो होगा वो अधूरा भाव प्रकट होगा, और जो उपवाक्य होगा उसमें पूरा भाव प्रकट होगा। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए इसको। और कभी कभी नहीं भी, हाँ ऐसा है, जो है उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको भी ध्यान दीजिए। जैसे कि उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं होता। इसको ध्यान से अभी थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा बस। उदाहरण समझिए इसका। अब जो है मैंने इसके उपवाक्य और पदबंध के उदाहरण समझिएगा। जैसे कि मैं बोलूं रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आई। अब ये क्या पूरा वाक्य है, अब इसको समझ लीजिए, इसी वाक्य से हम समझेंगे। जैसे रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी, तो ये क्या है? उपवाक्य, मतलब पूरी बात हो गई, मतलब रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। अब रमेश की बहन शीला, यहाँ पर रमेश की बहन शीला की बात हो रही है, जो कि यह संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध मतलब संज्ञा का भाव प्रकट होगा उसमें, तो संज्ञा पदबंध। तो रमेश की बहन शीला यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। अब तेजी से चलती बस, तेजी से चलती बस कैसे चल रही है? बस तेजी से चल रही है ना, तो यानी चलने की क्रिया कौन बता रही है? तेजी से, तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया की विशेषता, सॉरी, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये क्या है? तेजी से चलती बस, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। ये गिर पड़ी, अब गिरना क्या है? क्रिया है ना, गिरना क्या है भाई? गिरना क्या है? क्रिया है ना, तो क्रिया पदबंध हो गया, गिर पड़ी। तो ये सारे के सारे ये क्या हो गए? हमारे पदबंध हो गए। और हम रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी, ये पूरा हमारा उपवाक्य हो गया। समझ गए इस चीज को? अब समझते हैं पदबंध क्या होता है। देखिएगा, पदबंध को आप थोड़ा और अच्छे तरीके से जानते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। सीधी सिंपल बात, कई पदों के योग से बने उपवाक्यों को जो एक ही पद का काम करें उनको हम पदबंध कहते हैं। अब पदबंध को वाक्यांश भी कह सकते हैं हम, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। आगे है हमारा पदबंध को वाक्यांश भी, हाँ जो मैंने बोला वाक्यांश, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे तेज दौड़ने वाला हमारा जो छात्र है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब ये सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, यहाँ पर क्या है? छात्र संज्ञा, मतलब संज्ञा पद, तो ये हमारा संज्ञा पद बंद हो जाएगा। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो ये विशेषण पद बंद हो गया। मतलब विशेषता बता रहा है ना, वो लड़की कैसी है? अत्यंत सुशील है और परिश्रमी है, तो विशेषण पद बंद हो गया। नदी बहती चली जा रही है, बहना क्या है? क्रिया है, बहना, बहना क्रिया हो गई, तो क्रिया पद बंद हो गया ये हमारा। नदी कल कल करती हुई बह रही है, तो कल कल कैसे करती हुई बह रही है? बहना है तो एक क्रिया है, चलो बहना, मगर बह कैसे रही है? जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है ना, तो ये कल कल करती हुई बह रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। समझ गए इस चीज को? अब पदबंध भी 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पदबंध भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? 4 प्रकार के होते हैं। समझिए 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए तो इसको जानिए। पदबंध 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा पदबंध। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद जो है उसी पर आश्रित हो, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। अब कोई भारी चीज को उठा पाए, पदबंध का मतलब ये होगा कि अंतिम या शीर्ष, शीर्ष मतलब पहला भाग या अंतिम भाग यदि संज्ञा हो और अन्य जो सभी पद होंगे वो उसी पर आश्रित हो, तो वह हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। कैसे? देखिए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, 4 ताकतवर मजदूर,
क्या है शीर्ष पद, क्या है हमारा संज्ञा है, चार ताकतवर मजदूर हमारी संज्ञा है ना, तो मजदूर हमारी संज्ञा है, तो मजदूर मतलब जातिवाचक संज्ञा है, पता ही होगा आपको संज्ञा सब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये पूरा जो हाईलाइट है, ये चार ताकतवर मजदूर, ये हमारा संज्ञा पदबंध। ओके, समझते हैं विशेषण पदबंध क्या होता है। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध में पदबंध का शीर्ष, वही बात है, शीर्ष या लास्ट या अंतिम पद जो है विशेषण हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सभी पद जो है उस पर आश्रित हो उसको बोलेंगे हम विशेषण पदबंध बोलेंगे। जैसे कि तेजी से चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। तेजी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं तो प्रायः देर से पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या है, शीर्ष पद अथवा अंतिम पद क्या हो, विशेषण हो। अब यह शीर्ष पद क्या मतलब, शीर्ष पद क्या है हमारा, मतलब विशेषण है ना, तेजी से चलने वाली, तेज हमारा क्या विशेषण है, तो यही क्या हो गया हमारा विशेषण पदबंध हो गया। अब क्रिया पदबंध है एक, तो इसका पार्ट है हमारे जो पदबंध चार प्रकार के होते हैं, तीसरा पार्ट है हमारा जो प्रकार है हमारा वो क्रिया पदबंध का है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद जो है अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र यानी पूरा का पूरा इकाई बनाती है। जैसे कि वह बाजार की ओर आया होगा, ठीक है ना, आया होगा, तो ये आया होगा जो है यहाँ पर क्रिया पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया, सुरेश नदी में डूब गया, डूबना क्रिया है, तो डूब गया मतलब क्रिया पदबंध हो गया। चलिए बात करते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है, मतलब फोर्थ जो प्रकार है इस पदबंध का, ये देख तो क्रिया विशेषण पदबंध चौथा है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। अब ये क्रिया विशेषण पदबंध मतलब होगा जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं ना मेरे दोस्त, जानते हो आप। तो क्रिया विशेषण पदबंध मतलब जो होगा क्रिया के विशेषण के रूप में होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आएगा ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर ही होते हैं। अब क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष ही तो स्थान पर होते हैं। मैं बोलूँ कि आप जो है बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाते होगे, कुछ ना कुछ तो गाते ही होगे ना, तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो गाना तो चलो क्रिया है, अभी क्रिया मैं गा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत जो मैंने लगाया, बहुत अच्छा गाते हो भाई आप, तो बहुत क्या है, बहुत है हमारा क्रिया विशेषण। तो यही बात है इसमें भी। तो कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। अब चलना क्या है, चलना मुझे ये बता दीजिए बस, चलना क्या है, क्रिया है। सोते सोते मतलब सोते सोते मतलब कैसे विशेषता बता रहे हैं भाई, कैसे कैसे चलते हैं, विशेषता बता रहे हैं, सोते सोते चलते हैं, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो सोते सोते क्या है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मारा, सांप को पीट पीट कर मारना, चलो क्रिया मार दिया, बस एक तो है मार दिया, लेकिन पीट पीट कर मारा, पीट पीट कर, जो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया, और यही क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। समझ गए आप लोग, बस चैप्टर खत्म हो गया। तो मेरे भाई दोस्त अब आ रहा है हमारा विराम चिन्ह। इसी में ही हमने बात बताई थी ना कि हम विराम चिन्ह को भी कंप्लीट कर लेंगे, तो विराम चिन्ह को समझ लीजिए। विराम चिन्ह समझिए दोस्तों, जो हम जो है कुछ भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कोमा आता है, कहीं फुल स्टॉप आता है, कहीं हमारा इस तरीके का शब्द आता है, कोई इस तरीके का चिन्ह आता है, ठीक है, कोई हमारा पूर्ण विराम इस तरीके से आता है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये लगाया मैंने, देखिए इसको बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये देखिए ये कोमा है, और कुछ जैसे कि ये मैंने ये डैश लगा दिया, ये क्या है, तो ये सब इसी के बारे में, यही क्या है हमारे, यही तो विराम चिन्ह है हमारे। विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव होता है। विराम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, या ध्यान रखिए, विराम का मतलब होता है ठहराव, रुकना, विराम मतलब विराम, और यही चिन्ह मतलब विराम चिन्ह, हम कितना रुकेंगे किसमें, जो हमारा कोमा लग जाएगा तो हम कितना रुकेंगे उसमें, मतलब ये सब पूरा हमारा विराम चिन्ह के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, ये सब हम चिन्ह वगैरह जो पढ़ते हैं सब विराम चिन्ह के अंतर्गत आती हैं। तो विराम का जो है, अगर विराम चिन्ह का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, विश्राम या ठहराव। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, एक होता है विराम चिन्ह, एक होता है भाव चिन्ह। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए। अब जो है दोस्तों देखिए, इसको जरा नोट करके लिख लेना अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो, वरना बिना बनाए तो मिल ही जाएंगे आपको। फुल स्टॉप, ये क्या है फुल स्टॉप, अरे इंग्लिश में हम करते हैं नहीं, इंग्लिश जब पैराग्राफ होता है तो ये क्या फुल स्टॉप लगता है नहीं उसमें, जो हमारा टेंस होता है उसके लास्ट में, तो देखिएगा, तो इसको छोड़कर शेष विराम चिन्ह वहीं से लिए गए। अब देखो, फुल स्टॉप को छोड़कर जो है शेष जो भी विराम चिन्ह है वो हमारे अंग्रेजी से लिए गए हैं, अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं हम, कोमा है और हमारा फुल स्टॉप है, मतलब फुल स्टॉप को छोड़ करके जो बाकी हैं जो भी हैं हमारे, तो वो हमारे सब कहाँ से लिए गए, वहीं से लिए गए जो अंग्रेजी में प्रचलित है। पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप की जगह खड़ी पाई को अपनाया गया है। जो पूर्ण विराम की जगह हमें जो है, बस इसकी जगह क्या है हमारा, फुल स्टॉप की जगह क्या है, खड़ी पाई, इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में ये खड़ी पाई इसका उपयोग किया गया, बाकी सब जो है अंग्रेजी के ही हैं। अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहले हम पूर्ण विराम, जो हमने खड़ी पाई पढ़ी थी, पूर्ण विराम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पूर्ण विराम को ही हम समझ लेते हैं, और जो भी हम
चिन्ह है हमारा वो हम आपको जो है ब्रैकेट में बना हुआ मिलेगा अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके का बना हुआ होता है पूर्ण विराम, ये देख लीजिएगा दोस्त। तो इसका प्रयोग क्या कहाँ कहाँ होता है, देखिए इसका प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा इसका ही मिलेगा आपको। आप जो है जब भी कोई भी पैराग्राफ आप जो है पढ़ेंगे हिंदी का, तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये बहुत ज्यादा आपको जो है यूज उसमें मिलेगा। इसका प्रयोग हिंदी में सबसे अधिक होता है। ये हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है, सबसे पुराना विराम चिन्ह यही। अगर पूछ ले आपसे सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा, तो भाई यही है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम है। अब देखिए दोस्तों इसलिए कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि प्रश्नवाचक में तो भाई प्रश्नवाचक वाला ही चिन्ह लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी। विस्मयादि बोधक वाले हैं तो विस्मयादि बोधक टपकता आंसू इसको बोलते हैं, अगर आप अपनी भाषा में बोलो तो इस तरीके से। तो ये क्या है, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि देखिए इसको छोड़कर, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, तो यह मैंने फुल स्टॉप की जगह क्या लगे, फुल स्टॉप लगता है। अगर हमारा टेंस होता है इंग्लिश में तो फुल स्टॉप लगाते नहीं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर क्या होगा हमारा पूर्ण विराम आ जाएगा। तो यही हम खड़ी पाई लगा देंगे, इसको हम पूर्ण विराम बोलेंगे, ये यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में पूर्ण विराम। दोहा, चौपाई जो हमने जो है अभी छंद नहीं पढ़े हैं, जब छंद पढ़ेंगे हम जो है अभी वीडियो में आगे जो है जो भी वीडियो आएंगी उसमें छंद, रस, छंद, सब अलंकार सब कुछ होगा यार दोस्त। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ही काम की जो है वीडियो आती रहेंगी। दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की जो पहली पंक्ति है उसके अंत में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, उसमें अंत में पूर्ण विराम लगता है नहीं, कोई भी दोहा आपने जो है छंद पढ़ा होगा तो उसके लास्ट में जो है इस तरीके से देखा होगा ना, देखा होगा जब भी आपने 9, 10, 11, 12 में जब भी अलंकार वगैरह ये सब पढ़े होंगे यार आपने, तो ये छंद पंद तो सब देखा होगा आपने। इस तरीके से लगता है ये पूर्ण विराम। तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम इस तरीके से लगते हैं। जब पहली पंक्ति होती है छंद में तो 1 विराम चिन्ह लगता है, जब दूसरी पंक्ति होती है छंद में तो 2 विराम चिन्ह इस तरीके से लगते हैं। तो यही जो है लगाने की पड़ता है। तो यही जैसे कि देखिए रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पर लग गया हमारा पूर्ण विराम। पानी गए न उबरे मोती मानो चून, 2 लगेंगे अब। तो ये यहीं पे यूज होता है, ठीक है ना। आप समझते हैं पूर्ण विराम बस इतना ही है। और क्या है, अर्ध विराम समझिएगा। अर्ध विराम कहाँ कहाँ यूज होगा हमारा, अर्ध विराम भी होता है एक, देखिए अर्ध विराम जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर, अब अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तथा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना पड़े। अब देखिए अर्ध विराम क्या होगा हमारा जो अल्प विराम होगा वो अभी अल्प विराम हम पढ़ेंगे। देखिए अभी आपको समझते हो गया कि हम जो अल्प विराम नहीं जानते, अल्प विराम भी हम समझेंगे। देखिए जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तथा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़ेगा। अब देखिए आमतौर पर जो 2 वाक्य होते हैं उनको जोड़ता है ये 2, अभी हम वाक्य पढ़े थे ना, तो वही जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सके। जैसे कि फलों में आम को श्रेष्ठ माना है, अब मैंने क्या लगा दिया, ये अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम जो होगा कोमा लगाते हैं हम इस तरीके से, उसके ऊपर को ये बिंदी लगा देंगे इस तरीके से, तो वो हमारा अर्ध विराम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 2 उपवाक्यों को जोड़ता हो, उपवाक्य मतलब उपवाक्य है ना, अभी हमने पढ़े थे, तो दो उपवाक्यों को जोड़े जहां पर हम और नहीं लगा सकते, तो वहां पर हम जो है ये लगा देंगे अर्ध विराम। ओके, ये तो बात की बात है, इसको आप बाद में समझ जाओगे जब इसको आप अल्प विराम पढ़ोगे और अपूर्ण विराम पढ़ोगे ये क्या होता है। तो श्रीनगर में देखिए यहाँ तो फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना है, श्रीनगर में और ही किस्म के होते हैं। अच्छा, श्रीनगर में और ही किस्म के होते हैं, मतलब इसको पढ़ के देखिएगा, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना है, और फिर हमने लगा दिया फल माना है, थोड़ा सा रुके हम, थोड़ा सा इसमें क्या रुके, अर्ध विराम ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद श्रीनगर में और ही किस्म के होते हैं। अब इसको आप बोलकर देखिए यार, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना है, श्रीनगर में और ही किस्म के फल होते हैं। समझिए, भाव समझ गए नहीं। अब ये भावों को ही तो दर्शाते हैं जो विराम चिन्ह होते हैं। अब जैसे मैं बोलूं रुको, अरे यार मैं यहाँ पेज खराब हो जाएगा फिर। इस तरीके से देखिए मैं कोई भी वाक्य लूँ, जैसे कि आप जो है कोई भी वाक्य आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं रुको मत रे, मैं गा लूं यहाँ पर देखिए रुको, मैंने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, मत जाने दो। क्या बोल दिया मैंने, रुको मत जाने दो। मैंने यहाँ पर बोला रुको मत जाने दो। अब जैसे अब यहाँ बोल दूं रुको मत, यहाँ पर कौन लगाया, जाने दो। अब देखिए दोनों के भाव बिल्कुल अलग अलग हो गए। रुको मत जाने दो, यानी यहाँ पर जो है ये क्या बोल रहा है, रुको नहीं रोको, यार ये क्या बोल दिया मैंने, रोको। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें रोको भाई मत जाने दो। जैसे रोको यहाँ पर ठहराव आया हमारा, ये मतलब कॉमा आया, फिर रोको मत जाने दो, इसमें रोको मत जाने दो।
रोको मत जाने दो, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें रोको भाई जाने मत दो, और यहाँ पर रोको मत जाने दो, यहाँ पर कि रोको मत जाने दो, जाने दो। तो मतलब ये पूरा भाव प्रकट कर देते हैं जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। चलिए इसको बंद करते हैं यार। अब अर्धविराम समझ गए। यह दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच, जैसे कोई दो उपाधि होती हैं तो उनके बीच, जैसे कि बी एड, फिर क्या लगाया मैंने अर्धविराम एम ए, ठीक है। जो भी दो उपाधि होती है उनके बीच भी हाँ ये लगता है, जैसे कि एम ए PhD और एम एस सी, अरे एम एस सी और क्या है DSC, इस तरीके से। तो जो भी जो हमारी उपाधियां होती हैं, डिग्री होती हैं, उसके जो है बीच में लगता है। समझ गए आप। जब किसी खंड वाक्य का आरंभ वरना, बल्कि, ठीक है, किंतु, परंतु, क्योंकि, फिर भी, इसलिए आदि के शब्दों से हो तो अर्धविराम लगेगा। जैसे समझिएगा इसको, तुमने वहां भाषण तो दिया, अभी किंतु आया यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला, किंतु से पहले यहाँ पर क्या लगेगा हमारा अर्धविराम लगेगा। किंतु मजा नहीं आया, आप राम के भाई हो इसलिए बच गए, आप राम के भाई हो इसलिए बच गए, तो यहाँ पर अर्धविराम लगेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जब किसी खंड या वाक्य के आरंभ में क्या मतलब वरना, बल्कि और किंतु, परंतु, क्योंकि ये इस तरीके से शब्द आए इसलिए आए, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे उससे पहले। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए समझिए दोस्तों, अल्प विराम क्या होता है। अभी हमने अर्धविराम पढ़ा, अब अल्प विराम समझिएगा। जो मैं बता रहा था ना कि आप समझ जाओगे बाद में। देखिए अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो। अब अर्धविराम में क्या होगा, अर्धविराम में अल्पविराम से ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है, ज्यादा देर तक जो है ठहराव हो उसका, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो अब जो है देखिए अल्पविराम में क्या होगा, अर्धविराम की तुलना में कम देर तक रुकना हो, कम देर तक रुकना हो। मतलब अर्धविराम जितनी देर आप अर्धविराम में रुकते हैं, इससे थोड़ा और कम देर तक आप जो है अल्पविराम में रुकोगे। जैसे कि अल्पविराम में ये, उसमें क्या, अगर मैं बिंदी यहाँ पर लगा दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, वो अर्धविराम हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होगा, एक ही प्रकार के कई शब्दों में प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद ये जो है आपका अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए, रघु अपनी संपत्ति, मैंने क्या इसको कोमा बोलेंगे, हम कोमा बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसको कोमा बोलते हैं अल्पविराम को। फिर कोमा लगाया हमने, संपत्ति, कोमा भूमि, कोमा प्रतिष्ठा और मर्यादा, मान मर्यादा सब खो बैठा, इस तरीके से लगेगा। मैंने बोला ना, अंतिम शब्द के पहले और लगेगा, ध्यान रखिएगा। अंतिम शब्द के पहले और लगेगा। अगर इस तरीके से कोमा लगता जा रहा है तो अंतिम पद के बाद में कोमा नहीं लगेगा, इसकी जगह और लगेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब भी कहाँ यूज होगा, और देखिए, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं, उन शब्दों के बाद भी जो है यह क्या लगेगा हमारा अल्पविराम यानी कोमा लगेगा। जैसे कि हाँ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो यह क्या लगा दिया मैंने, अल्पविराम। नहीं ये काम नहीं हो सकता, नहीं से बाद में क्या लगाया हमारा, ये हमने अल्पविराम लगा दिया। अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अतः के बाद में ये क्या लगाया हमने, अल्पविराम लगाया, तो यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए वाक्य और कहाँ यूज होगा, वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, कोई वाक्यांश है या उपवाक्य है उसको अलग करने के लिए। जैसे कि हिंदी का पाठ्यक्रम बदल जाने से, यहाँ अल्पविराम कोमा लगा दिया हमने, मैं समझता हूँ, कोमा लगा, तो परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। यानी बोलकर देखिए आप, हिंदी का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो रुकना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है, तो ऐसे तो नहीं बोल रहा मैं, हिंदी का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा, ऐसा नहीं बोला ना मैंने। तो ये मतलब भाव दर्शाते हैं पूरा बोलने का, ठीक है, कहाँ आपको कितना देर रुकना है, ये हमारे विराम चिन्ह बताते हैं। अब कभी कभी संबोधन सूचक दिखाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा, रवि तुम इधर आओ, मैंने बोला, मैं ऐसे तो नहीं बोला रवि तुम इधर आओ, नहीं बोला ना एकदम झटके से, मैंने बोला रवि तुम इधर आओ, तो मैं थोड़ा रुका, तो ये थोड़ा ठहराव आया, तो वही जो है हमारा क्या विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह मतलब विश्राम, ये ठहराव, इसकी परिभाषा ही यही है। तो क्या है, ये हमारा अल्पविराम यहाँ पर लगेगा। जैसे कि कभी कभी संबोधन सूचक दिखाने के लिए, ये हमारा एग्जाम्पल होगा, इस तरीके से भी यूज होता है। अब जैसे कहीं कहीं यूज होता है पाप और पुण्य, फिर हमने यह कोमा अल्पविराम लगाया, सच और झूठ, फिर कोमा अल्पविराम लगाया, फल और आज, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों, देखिए जब हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए यूज होता है ये। अब ये शब्द युग्म में दोनों, पाप और पुण्य, सच और झूठ, फल और आज, तो ये सब, ये इनके जो हमारे शब्द युग्म में उनको अलग अलग दिखाने के लिए, जो अलगाव दिखाने के लिए, ये हमारा अल्पविराम लगेगा। इस तरीके से ये अलग अलग ही शब्द हैं, ठीक है दोनों।
वो तीनों ये जो भी है ना, ये दोनों, इसका युग्म अलग बना, इसका युग्म अलग बना, इसका युग्म अलग बना, तो इनको अलगाव दिखाने के लिए भी यूज होगा इस तरीके से। और कहाँ यूज होगा भाई, ये पत्र में संबोधन के बाद, पत्र में कोई संबोधन है, जैसे संबोधन होता है, देखिए पूज्य पिताजी, जैसे आप लिखते होंगे सेवा में, अपने आपने एप्लीकेशन लिखते होगे नहीं आप, जो भी है, जो आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा, अपनी छुट्टी का प्रार्थना पत्र, तो सेवा में इस तरीके से फिर आप जो है यहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं, सेवा में लिख करके अल्प विराम लगाते हैं, तो वहां पर भी जैसे कि पूज्य पिताजी, तो फिर हम कोमा लगाते हैं। कोई एप्लीकेशन जो हम पत्र लिखते हैं तो क्या होते हैं, हम कोमा लगाते हैं, इस तरीके से अल्प विराम लगाते हैं। मान्यवर महोदय, फिर कोमा लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान रहे पत्र के अंत में भवदीय और आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो हमारे जो पत्र है उसके अंत में जो लगाते हैं हम भवदीय या आज्ञाकारी, जैसे कहते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नहीं लगेगा, फिर नहीं लगता है। जैसे शिष्य के बाद आप सोचो कि शिष्य के बाद अल्प विराम लगाओ, तो नहीं लगेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद, जैसे क्रिया विशेषण वाक्यांश है, महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख देख कर, यहाँ पर लगा, ठीक है, ये है, देखिए ये जो हाईलाइट है ये नहीं, ये वाला ये लगाया हमने, महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख देख कर तब प्रारंभ किया, तो क्रिया विशेषण के वाक्यांशों के बाद भी लगता है, तो क्रिया विशेषण वाक्यांश के बाद ये लगाया। इसी तरीके से किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि जो समुच्चयवाचक शब्द होते हैं उनसे पहले भी ये हम अल्पविराम लगाते हैं। जैसे कि मैंने बहुत परिश्रम किया, कि मैंने अपना अल्पविराम ले लगा दिया, परंतु फल कुछ नहीं मिला, तो मैंने क्या बताया, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो भी, इसलिए से समुच्चयवाचक शब्द होते हैं उनसे पहले हम जो है ये अल्पविराम लगाते हैं, तो अल्पविराम लगा दिया। अब इसको समझिएगा और कहाँ यूज होगा। तारीख के बाद, महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संबंध के पहले, यहाँ पर कैसा लगेगा देखिएगा, 2 अक्टूबर, फिर हमने अल्पविराम लगाया, तो ये जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, ये तारीख के बाद, महीने का नाम लिखने के बाद, महीने का नाम लिख दिया, उसके बाद यो लगेगा हमारा अल्पविराम लगेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से और कहाँ यूज होगा, उद्धरण से पूर्व की के पहले में, जैसे कि नेताजी ने कहा, उद्धरण है ना, ये उद्धरण चिन्ह होता है, इसको ये क्या होता है, ये भी उद्धरण चिन्ह होता है, इसको भी विराम चिन्ह में पढ़ेंगे हम। उद्धरण चिन्ह होता है, ये जो लग रहा है ना आपको, ये दो कोमा दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस तरीके से, तो ये अब इससे पहले भी क्या लगेगा, यहाँ पर भी अल्पविराम लगेगा, तो ये अल्पविराम लग गया। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये यहाँ पर ये लग गया। अंकों को लिखते समय कैसे, जैसे कोई भी अंक लिख रहे हैं हम, 5, 6, 7, 1, 2, 1 से 100 तक गिनती लिख रहे हैं, तो कोमा करते हुए जाएंगे, इस तरीके से अल्पविराम लगता चला जाएगा। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर, जैसे एक ही शब्द है, कोई ये वाक्यांश है, उसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर भी अल्पविराम लगेगा। कैसे, भागो भागो आग लग गई, तो यहाँ पर देखो, भागो भागो, तो ये क्या लगाया हमने, अल्पविराम लगाया, आग लग गई, यहाँ पर भी लगेगा, इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ यह, वह, अब, तब, तो, या आदि शब्द लुप्त हो, तो वहां पर भी लगेगा। कैसे, वह कब आएगा, अब यहाँ पर जो है यह जो है, यह शब्द जो लुप्त है ना, यहाँ पर मैं बोल भी सकता हूँ ऐसे, वह कब आएगा, ये कह नहीं सकता, ये कह नहीं सकता, ये यहाँ पर छुपा हुआ है ना, तो ये जब यहाँ पर नहीं है, यह, वह, तब, तो, या आदि लुप्त हो, तो वहां पर जो है हम जो है अल्पविराम लगा देंगे। जैसे वह कब आएगा, अब मैंने ये अल्पविराम लगा दिया, तो ये यह का भाव दर्शाएगा। जैसे यह लुप्त है, यहाँ पर वह कब आएगा, यह कह नहीं सकता, आप बोल के देखिए, वह कब आएगा, यह कह नहीं सकता, ऐसी तो बोलोगे, तो वह कब आएगा, मैंने यह बोला नहीं, फिर कह नहीं सकता, तो यह नहीं बोला, तो यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। ओके, जब जाना ही है चले जाओ, तो यहाँ पर क्या, तो लुप्त है, जब जाना ही है तो चले जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, जब जाना ही है तो चले जाओ, तो लुप्त है, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगा देंगे। समझ गए, आप समझते हैं। अगला देखिए, समझिए प्रश्नवाचक। अब हमारा प्रश्नवाचक जो आता है हमारा, ठीक है, जो हमारा विराम चिन्ह आता है प्रश्नवाचक आता है, देखिए देखो कैसा प्रश्नवाचक का, ये जो हमारा प्रश्नवाचक का ही चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक वाक्यांशों में क्या होगा, हमारा वाक्यों में संदेह प्रकट करने वाले वाक्य भी आएंगे, ठीक है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उसमें संदेह प्रकट करने वाले यही वाक्य आएंगे। देखिए, जैसे कि वहाँ क्या रखा है, मैं पूछूं वहाँ क्या रखा है, तो यहाँ क्या लगाया, ये मैंने ये विराम चिन्ह जो हमारा ये लगा है, कौन सा लगा है, प्रश्नवाचक लगा है। तो ये प्रश्नवाचक में तो सिंपल है, जहाँ प्रश्न का भाव होगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ही। आप कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न का भाव हो रहा है ना, मैं आपसे पूछूं आप कहाँ जा रहे हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो वहां पर प्रश्नवाचक लगेगा, तो सिंपल है। समझिएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरीके से होता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, जहाँ पर भी घृणा हो की बात हो, आश्चर्य की बात हो और खुशी की बात हो, तो वहां पर उसको भाव को प्रकट करने के लिए कहाँ लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ
अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ मित्रों, मित्रों के बाद क्या लगाया ये मैंने, मित्रों मतलब इस तरीके से कुछ हर्ष का बोल रहा है, मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, तो इस तरीके से तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक इस तरीके का ये चिन्ह लगेगा। अरे वह मर गया, शोक, महाशोक, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से ये शोक को दर्शा रहा है। तो जहां पर भी शोक की बात हो, आश्चर्य की बात हो, घृणा की बात हो, खुशी की बात हो और आपकी बधाई देने की बात हो, तो वहां पर क्या लगेगा हमारे, ये इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। ओके, समझ गए। उद्धरण चिन्ह देखिए, उद्धरण चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा। उद्धरण चिन्ह किसी और के, इस तरीके से उद्धरण चिन्ह होता है। अभी मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो भी इस तरीके से लगा हुआ था। तो उद्धरण चिन्ह किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में दूसरे दूसरे नहीं है, दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखिए, ये दोहरे उद्धरण का चिन्ह, ये दोहरे ही तो है, ठीक है। एक होता है इकहरा उद्धरण, एक इकहरा उद्धरण होता है, इसको ही पढ़ेंगे अभी। तो दोहरे उद्धरण जहाँ पर दो आते हैं इस तरीके से, दो चिन्ह होते हैं इस तरीके से, तो ये उद्धरण दोहरा उद्धरण होता है। एक होता है इकहरा उद्धरण, वो भी देखेंगे। अब देखिए ये कहाँ कहा, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा इस तरीके से, हमने जो है दोहरे उद्धरण का चिन्ह लगाया, जो भी उन्होंने कहा वो उसके बाद में हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में वो उसको लिख देंगे, तो वो हमारा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो ये हमने क्या लगाया, हमने उद्धरण चिन्ह लगाया, जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है। अब इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगेगा, देखिए इकहरा उद्धरण, जैसे कोई पुस्तक है, समाचार पत्र है, या लेखक का उपनाम है, या फिर आदि है, कोई भी है, जैसे कि आपका भी उपनाम हो सकता है, कुछ भी उपनाम हो, तो वहां पर जो है जैसे कि रविंद्र उर्फ चिंटू भैया, तो यहाँ पर चिंटू भैया को हम क्या लिख देंगे, तो वहां पर क्या लिख देंगे, इकहरे उद्धरण में लिखेंगे। जो जैसे किसी का नाम हो सकता है, ये मैंने अपने पास से लिया है, तो इस तरीके से पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम आदि में किसी शब्द पर जोर देने के लिए इकहरे उद्धरण का चिन्ह लगा दे। इकहरे उद्धरण इस तरीके का चिन्ह होता है। देखिए इकहरा होता है, इसमें क्या है, दोहरा था, तो इसलिए इसको इकहरा बोलते हैं। जब एक है तो यहाँ पर दो है तो दोहरा बोलते हैं। इसका प्रयोग किया था, जैसे कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास जी जो कृत मतलब तुलसीदास जी द्वारा जो रचित है, जो रामचरितमानस, इस तरीके से रामचरितमानस लिख दिया, ये इसको विशेष जोर देने के लिए इस पर क्या कर दिया हमने, ये गहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया एक, ठीक है ना। कोई कीर्ति है, समाचार पत्र है, कोई पुस्तक है किसी लेखक की, तो ये जो है लेखक का कोई उपनाम है, तो इस तरीके से उसको दर्शाने के लिए ये गहरे उद्धरण चिन्ह को लगाते हैं। एक अनुपम कीर्ति है, लेखक ने कहा, मैं जानता हूं कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, देखिए ये देखिए, मैं जानता हूँ को इस तरीके से दोहरे उद्धरण में चिन्ह में दर्शाया, लेकिन ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया है, तो ये इकहरे उद्धरण चिन्ह में लगाया। समझ गए इस चीज को। चलिए बात करते हैं आगे की, जो विराम चिन्ह है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का चिन्ह देख लीजिए दोस्तों कैसा होता है, इस तरीके से ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह सामसिक पदों, अभी हमने समास वगैरह पढ़े थे, सामसिक पदों को ही पढ़ा था। ये योजक चिन्ह होगा हमारे सामसिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य लगता है, जैसे कि जय पराजय या विलोम शब्द है कोई, तो उसमें लगता है। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि परस्पर आपस में जो है ये विलोम शब्द है, तो उसके बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा, ये योजक चिन्ह होता है। इस तरीके का जो होता है, जैसे तुलनावाचक है, किसी से तुलना कर रहे हैं हम, सा सी से, इससे पहले जो है हमारा क्या लगेगा, हमारा योजक चिन्ह लगेगा। जैसे चांद सा चेहरा, मतलब चांद से तुलना हो रही है, चांद सा चेहरा, तो ये क्या होगा हमारा योजक चिन्ह लगेगा, ये योजक चिन्ह लग गया। फूल सी मुस्कान, कैसी मुस्कान, फूल सी मुस्कान, तुलना सी हो रही है ना, तुलनावाचक सा सी से पहले आता है, उस तरीके से योजक चिन्ह लगता है। तो एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, जैसे एक अर्थ वाले सहचर शब्द मतलब कैसे, देखिए कपड़ा लत्ता, जैसे कि कपड़ा लत्ता, रोटी बोटी, इस तरीके से जो भी शब्द है, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, ये क्या है, ये योजक चिन्ह है। धन दौलत, तो ये योजक चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा। इस तरीके के शब्दों में जैसे कि और कहाँ लगेगा, सार्थक निरर्थक, जैसे कि सार्थक निरर्थक मतलब जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ नहीं हो, अनर्थ हो। मैंने अभी क्या बोला था, रोटी बोटी, भी रोटी का तो एक अर्थ होता है, रोटी है भाई, ये कि पोटी का क्या मतलब होता है, तो पोटी का मतलब कुछ होता ही नहीं था। तो वही वही बात है, सार्थक और निरर्थक जो शब्द होते हैं उनके युग्मों के बीच लगते हैं, जैसे अनाप शनाप। अब अनाप तो होता है, चलो भी शनाप, ये कोई मतलब सार्थक निरर्थक शब्द है, अनाप शनाप, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगेगा। अब बात करते हैं निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, जो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ये चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये कैसा, इतना बड़ा, मतलब कुछ इससे बड़ा होगा, योजक चिन्ह से बड़ा, योजक चिन्ह तो छोटा सा ही होगा। अब संवादों को लिखने के लिए होता है इसका यूज। इसका यूज कहाँ होगा हमारा, रमेश, जैसे रमेश बोल दूं मैं, रमेश है ना, क्या लगा दिया, निर्देशक चिन्ह। जिस तरीके से तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इस तरीके से बोल दिया मैंने, तो ये यहाँ पर लगा, इस तरीके से लगता है। ये मोहन, मैं मुरादाबाद रहता हूँ, तो मोहन बोल रहा है मैं मुरादाबाद रहता हूँ, ठीक है ना, तो इस तरीके से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्या है हमारा, कहाँ पर यूज होगा, और हमारा वो हमारा निर्देशक चिन्ह जो था वो कहाँ यूज होगा, और कहना, लिखना, बोलना, बताना के शब्दों में, जैसे गांधी जी ने कहा, फिर हमने क्या लगाया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया वो। तो ये हिंसा मत करो,
ठीक है, हिंसा मत करो, इस तरीके से लगा दिया। किसी प्रकार की सूची के पहले लग सकता है, जैसे कि सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं वो, जैसे जो भी जो है हम जिसका विवरण दे रहे हो वो हम निर्देशक चिन्ह लगा करके बता देंगे, जैसे कि राजीव, रमेश, सुरेश, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए राजीव के ये क्या लग रहा है, ये अल्प विराम, अल्प विराम तो इसलिए अल्प विराम, ठीक है, कोमा ये लग रहा है इस तरीके, तो मैंने बता दिया यहाँ कोमा ही लगेगी। अब बात करते हैं कोष्टक चिन्ह कहाँ कहाँ यूज होगा। वीडियो लंबी होती चली जा रही है लेकिन हम इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं अब। तो देखिए कोष्टक चिन्ह कहाँ कहाँ लगेगा। कोष्टक के भीतर मुख्यतः इसको रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। कैसे कोष्टक चिन्ह कहाँ लगेगा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ, कोष्टक चिन्ह लगेगा। मतलब कोष्टक चिन्ह जैसे कि कोई जैसे कठिन शब्द होता है, जैसे कि आप जो है सामर्थ्य लिख दूं, मैं सामर्थ्य लिख दिया मैंने, अब ये सामर्थ्य बहुत बच्चे समझेंगे नहीं यार सामर्थ्य क्या होता है, तो इस तरीके से मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको, यानी कोष्टक में लिख दूंगा इस तरीके से, शक्ति लिख दूंगा, तो ये समझ जाएगा हाँ यार सामर्थ्य शक्ति को बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा यह है, कोई कठिन शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए उसका हम कोष्टक का चिन्ह का यूज कर लेते हैं। अब सामर्थ्य है, मैं बोलूं आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, सामर्थ्य बोल दिया, तो सामर्थ्य बहुत सारे बच्चे समझेंगे नहीं यार सामर्थ्य क्या होता है, तो इसको दर्शाने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा, तो इसको जानने के लिए हम इसका कोष्टक का चिन्ह यूज करके उसका शब्द का अर्थ लिख देंगे। ठीक है, समझ गए ये कहाँ का यूज होगा। और नाटक में जैसे कि और कहाँ यूज होगा ये कोष्टक चिन्ह, नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे कि कोई नाटक है, आप जो है किसी का नाटक अगर हम पढ़ेंगे, जैसे जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, इन्होंने खूब सारे नाटक लिखे हैं, तो आप इनको सब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान दिया जाएगा, आप ध्यान देंगे कि जैसे कोई भी जो है हमारा कोई नाटक का जो है जो अभिनय करने वाला है, कुछ भी जो उसमें दर्शाने वाला जो पात्र है, वो अगर जैसे मेघनाथ लिख, मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, तो इस तरीके से अब ये इसका मतलब ये हो गया कि मेघनाथ कुछ आगे बढ़ा है। ठीक है, मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, इस तरीके से, तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का यूज करेंगे। लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो आमने सामने आओ, मतलब लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ, तो इस तरीके से। विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे कि संख्या के 3 भेद हैं, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा दिए, वो तो हमने जो पढ़ा था। उसके बाद ये देखिए नंबर 1, ये इस तरीके से लगाया, ये कोष्टक चिन्ह तो है ये भी, अरे इस तरीके से नंबर 1 ऋण, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग ऋण, इस तरीके से दर्शाए, इस तरीके से अंकों में दर्शाया जाता है, तो ये कोष्टक चिन्ह का यूज होता है। अब बात करते हैं हंसपद कौन सा, देखिए हंसपद त्रुटि बोधक, हंसपद बोल सकते हैं इसको, या त्रुटि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, इस तरीके से होता है। जैसे कि किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्यांशों के नीचे हंसपद लगाकर चिन्ह का प्रयोग कर उसके छोटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, कोई वाक्य आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं स्वतंत्रता हमारा अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार लिख रहे हैं आप, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं जन्मसिद्ध लिखना भूल गया, छोटी सी मैं कह दिया यार मैं जन्मसिद्ध लिखना भूल गया, अब जन्मसिद्ध लिखना आप भूल गए, आपने जन्मसिद्ध लिखना भूल गए, अधिकार लिख दिया उससे पहले, अधिकार है, तो आप क्या करेंगे, ये हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह जो बोलते हैं इसको, ये वाला चिन्ह लगाएंगे इसके नीचे को, जो छोटा हुआ भाग है हमारा उसके नीचे को, और ऊपर को हम सीधा लिख देंगे जन्मसिद्ध, बस। ठीक है, समझ गए आपका ये कहाँ यूज होगा। अब बात करते हैं रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह इस तरीके से होता है, जो हमारा निर्देशन चिन्ह होता है ना वो बीच में लगता है, वो बीच में, लेकिन रेखांकन चिन्ह होगा वो उसके शब्द के नीचे लगेगा, नीचे, जैसे कि समझ जाइए कहाँ लगेगा, ये इसकी ये लिखा हुआ कहाँ लगेगा। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब यहाँ पर मैंने रेखांकित कर दिया, ये मतलब कौन सा उपन्यास है जो सर्वश्रेष्ठ कृति है, गोदान, तो इस तरीके से रेखांकन चिन्ह मतलब इसके जो शब्द है उसके नीचे लिख देंगे रेखांकन चिन्ह, ये रेखांकन चिन्ह हो गया, इस तरीके से ये यूज होगा। लाघव चिन्ह, अब लाघव चिन्ह ये देखिए दोस्तों कहाँ यूज होगा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूरा थोड़ी ना लिखते हैं, डॉक्टर लिख रहा हूँ मैं, डॉक्टर पूरा ना लिख करके मैं क्या लगाऊंगा, ये लाघव चिन्ह लगा दूंगा, तो ये देखा होगा आपने बहुत ये हर कहीं लिखा हुआ यही होता है डॉक्टर, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये लाघव चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, जैसे कि दे लिख दिया मैंने और यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया देखिए है इसका मतलब। जैसे ईस भी लिखा हुआ होता है बहुत सारा, ये ईस भी लिखा हुआ ही ऐसा होता है ज्यादातर में, क्या होता है पूरा ना लिख करके इस तरीके से ई बना करके और इस तरीके से लाघव चिन्ह लगा देते हैं उसपे, तो ये क्या हो गया हमारा, इसका मतलब है ईस भी, तो यानी संक्षिप्त रूप लिखने के लिए ये यूज होता है। जैसे क्रे प्रे उ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कृपया पृष्ठ उलटिए, इस तरीके से यूज होता है। अब लोप चिन्ह समझिए, लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब लोप चिन्ह का प्रयोग कैसे, जैसे कोई गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, जिस तरीके से लगा दिया हमने लोप चिन्ह, हम करेंगे या मरेंगे, ठीक है, ये जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो, कोई अंश छोड़कर लिखना हो, मतलब जैसे कि गांधी जी ने कुछ और भी कहा होगा लेकिन डेड 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 करके यह हम करेंगे या मरेंगे, मतलब लास्ट में ये कहा होगा हम करेंगे या मरेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया गांधी जी ने कुछ और भी बात कही होगी इसके बीच में, तो इस तरीके से कुछ अंश को छोड़कर लिखना होता है तो वहां पर लोप चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अब समझिए नेक्स्ट क्या है,
तो दोस्तों आपके बहुत सारे जो है विराम चिन्ह हो ही गए हैं, बस इतने ही विराम चिन्ह है, ज़्यादा नहीं है। और कुछ ये विराम चिन्ह अलग से ये मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। ये अपूर्ण विराम है, इस तरीके से ये अपूर्ण विराम होता है, या इसको उप विराम भी बोलते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बस इसको जो है आप ये देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। नोट से आप जो है खूब इसको खुद भी पढ़ लोगे तो समझ जाएंगे। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं यूज़ हो भी जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये आप दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं आप देख सकते हैं। ये समाप्ति सूचक होता है, जैसे कोई भी जो है हमने कोई चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हम जो है इस तरीके के समाप्ति सूचक कोई भी चिन्ह इनमें से लगा सकते हैं। या ये लगा दो इस तरीके से, या ये लगा दो, या ये लगा दो, या ये। तो ये समाप्ति सूचक होता है। गोली होती है, मुख्य बात है तत्वों को सारांश रूप देने में ये गोली का यूज़ होता है। तो ये सब जो है और विराम चिन्ह है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया हमारा ये। और इसके बाद आपको जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कोई भी आपके पास किताब है, बस क्वेश्चन लगा लेना। इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।